आज जहाँ मनुष्य में अच्छाई, ईमानदारी, सच्चाई जैसे अच्छे गुण हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेईमानी, बुराई, फरेब, झूठ जैसे बुरे गुण भी मौजूद हैं। कुछ मनुष्य अच्छे गुणों को धारण कर समाज में अपना अच्छा व्यक्तित्व बना लेते हैं, तो कुछ लोग बुरे गुणों को अपनाकर अपना व्यक्तित्व बुरा ही बना लेते हैं। लेकिन अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ये हम आज के इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित एक कहानी नमक का दारोगा के माध्यम से जानेंगे कि असत्य या धन कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम नमक का दारोगा कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद्र जी का मूल नाम धनपत राय था और इनका जन्म सन 1880 लम्ही गांव जो उत्तर प्रदेश में है वहां पे हुआ था। और इनकी बहुत सारी रचनाएं आपने अपने पिछली क्लासों में पढ़ी भी होगी। इन्होंने बहुत से उपन्यास, नाटक और कहानी लिखी है। उनमें से कुछ रचनाएं यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारे उपन्यास हैं। उसके बाद है सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्त धन, ये कहानी संग्रह है। उसके बाद है करबला संग्राम, प्रेम की देवी, ये नाटक हैं। और कुछ निबंध संग्रह है जिनमें है कुछ विचार, विविध प्रसंग। और इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। इनकी कुछ रचनाएं जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी हैं जिनमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। इनकी कहानियां हो चाहे उपन्यास, इनमें जीवन और यथार्थ दोनों ही देखने को मिलता है। और इसी तरह से इनमें गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां सबसे सुंदर उदाहरण हैं। नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक बहुचर्चित आदर्शोन्मुख एवं यथार्थवाद कहानी है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। यहाँ पे धन को बुराई से और धर्म को अच्छाई कहा गया है। इस कहानी में दो पात्र हैं जिसमें आपको अच्छाई और बुराई जैसे गुण सुनने को मिलेंगे और यही दो पात्र इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिसमें है ईमानदार मुंशी बंशीधर और दूसरा धन अभिमानी पंडित आलोपी दिन। इसके अलावा इसमें अन्य पात्र भी हैं। मुंशी बंशीधर के पिता जो वृद्ध हो चुके हैं, इनके जो पिता हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सोच के इंसान हैं। ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऊपरी आय मतलब रिश्वत के प्रबल समर्थक हैं। इस कहानी की शुरुआत ऐसी है कि उस समय नमक का एक नया विभाग बना था और इस विभाग पे नौकरी पाने के लिए सबकी होड़ लगी हुई थी। जो वकील थे और कुछ पटवारीगिरी वाले पद के जो व्यक्ति थे, कुछ व्यापारी थे, तो इस नौकरी के पाने के लिए सभी के सभी लालच रूप से उनकी दृष्टि इसमें पड़ी रहती थी। तो इस पद पे मतलब नमक का दारोगा, दारोगा का मतलब होता है सिपाही, इस पद पे पंडित पंडित नहीं जो मुंशी बंशीधर है उनकी नौकरी लगी। मुंशी बंशीधर जो है वो एक, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अत्यंत खराब थी और उनके जो पिता थे वो कर्ज से भी दबे हुए थे। इसलिए संयोगवश बंशीधर की जो नौकरी है वो इस दरोगा पद पे लग गई, जिससे उनके घर वाले खुश हो गए और उनके पिता को तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। क्यों? क्योंकि वे अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऊपरी आय के प्रबल समर्थक थे और उन्हें पता था ये जो पद है इस पद में ऊपरी आय बहुत ही ज्यादा है। इसलिए वो अत्यंत ही खुश थे और उन्हें ये अवसर मिल गया कि वे अपने बेटे के इस पद मतलब इस नौकरी के द्वारा अपने जितने भी स्वार्थ हैं उसको सिद्ध कर सके। इसलिए जब बंशीधर अपनी नौकरी में जाने के लिए निकलते हैं
तो उनके पिता जो ऊपरी आय के प्रबल समर्थक हैं, वो उसे कहते हैं कि अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। ऊपरी आय का मतलब मैंने आपको बताया था, रिश्वत। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझा। तो यहाँ पे देखिए, मासिक वेतन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसे महीने में वेतन मिलता है, मतलब उसकी जो पगार है वो मिलती है। तो यहाँ पे मुंशी बंशीधर के पिता ने क्या कहा है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद। तो जिस तरह से मासिक वेतन एक बार मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे वो खर्च हो जाता है, फिर जब महीने का अंतिम आता है उसके बाद फिर मासिक वेतन मिलता है, तो उससे घर का गुजारा चलता है। तो आप देखो कि जो पूर्णमासी का चांद है वो एक दिन पूरा गोल हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होते जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे उसके पिता ने, किसके, मुंशी बंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है। और यहाँ पे देखिए कि वो अपने पुत्र को, जो एक नए पद पर आसीन होने जा रहा है, वहां पे उसको समझाते हुए, अपने घर की दुर्दशा बताते हुए उनसे ये कह रहे हैं कि तुम अपनी नौकरी पे तो ध्यान देना, लेकिन इतनी ईमानदारी से भी मत करना जैसा कि तुम सोच रहे हो कि ये जो है इसमें ऊपरी आय भी है, तो तुम इसमें भी ध्यान देना। मतलब एक जो पिता है वो अपने पुत्र को रिश्वत लेने के लिए बात कर रहा है, जो ये सही नहीं है। क्योंकि हमें अपने बच्चों को हमेशा सही रास्ते में जाने की सीख देनी चाहिए, अपने स्वार्थ को नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक चीज उनका जो नकारात्मक सोच इसमें बताया गया है कि वे अपनी स्वार्थ सिद्धि और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अपने पुत्र को भी धन का प्रलोभन दे रहे हैं, और उसे ये भी कह रहे हैं कि तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं। मुंशी बंशीधर अपने पिता की बातों को सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, वे अपने पिता से आशीर्वाद लेते हैं। मुंशीधर जो है वे एक आज्ञाकारी पुत्र थे, वे बातें तो सुनते थे लेकिन वो सिर्फ अपनी मर्जी से अपना कार्य करते थे। क्यों? क्योंकि मुंशी बंशीधर जो है उनकी चारित्रिक विशेषताएं जो है बहुत ही अच्छी विशेषताएं थी उनमें। वो एक कर्तव्यनिष्ठ, विवेकशील, सजग एवं दूरदर्शी, उदारता वाले इंसान और ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वे अपने कर्तव्य के प्रति, हालांकि उनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, लेकिन फिर भी उनमें लालच या अपने पद का कोई गुमान, या बोलते हैं जो गर्व रहता अपने पद पे, वो गर्व भी नहीं था। और वे अपने विवेक के धनी थे, क्या सही है क्या गलत है इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते थे। जाड़े का दिन था। एक दिन जब मुंशी बंशीधर अपने नमक के दफ्तर में रात में सोए हुए थे तो कुछ आवाजों के कारण उनकी नींद खुल गई। उन्होंने जब बाहर जाके देखा तो क्या देखते हैं कि नदी के पार पे कुछ गाड़ियां चल रही हैं। तो उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ तो गोलमाल हो रहा है, और वो वहां पे नदी के किनारे पूछताछ करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो गाड़ियां हैं वो किसके, पंडित आलोपी दीन की। और वो उनसे बार बार पूछते हैं कि इन जो बोरियां हैं इन बोरियों में क्या भरा हुआ है, लेकिन कोई नहीं बताता। तो स्वयं बंशीधर चेक करते हैं तो उन्हें उन बोरियों में क्या मिलता है, नमक का ढेला। इससे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे नमक की बोरी की चोरियां हो रही है, जो एक शहर से दूसरे शहर बेचने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन जब वो इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का नाम सुनते हैं कि पंडित आलोपी दीन ये काम को करवा रहे हैं, तो उन्हें तो पहले विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि पंडित आलोपी दीन एक बहुत ही प्रतिष्ठित सज्जन थे जिनकी चर्चा पूरे शहर में दूर दूर तक थी। लेकिन जैसे ही वे पंडित आलोपी दीन का नाम सुनते हैं तो वे अपने कर्तव्य से, मतलब जो मुंशी बंशीधर है वे अपने कर्तव्य से नहीं हटते, बल्कि उन्हें बुलाते हैं। जब उन्हें बुलाया जाता है
तो पंडित आलोपी दिन आते हैं, लेकिन पंडित आलोपी दिन जो है वो धन के अभिमानी व्यक्ति हैं और अपने वर्चस्व और अपने धन के कारण उन्होंने सभी सरकारी दफ्तरों के जो कर्मचारी हैं उनको खरीद के रख लिया था। इसलिए वे बिल्कुल घबराए नहीं थे, क्यों? क्योंकि उनको अपने धन का अभिमान था। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मेरे साथ यहाँ कुछ भी हो जाए तो मैं अपने धन से सबको खरीद लूंगा। तो इसी बात या इसी में गर्व होके वो आते हैं और बंसीधर को हर तरह से खरीदने की कोशिश करते हैं कि आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको इतना धनी बना दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बंसीधर अपने कर्तव्य पालन से नहीं हटते, वे उन्हें हथकड़ी लगा के जेल में रख लेते हैं। पंडित आलोपी दिन वो धन के उपासक थे, वाक्पटु थे, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, भ्रष्ट से आचरण थे, लेकिन वे गुणों का सम्मान करना भी जानते थे। वे धन के लोलुप थे और अपनी लक्ष्मी पे पूरा भरोसा करते थे। और उन्होंने अपने इसी धन अभिमान के कारण समाज के जितने भी जो निम्न वर्ग के व्यक्ति या फिर सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपने सामने झुका के रखा था। इसलिए जब मुंशी बंसीधर पंडित आलोपी दिन को अरेस्ट करते हैं और उनको न्यायालय ले जाते हैं, तो न्यायालय में जाते ही जितने वकील कर्मचारी जो रहते हैं वे पंडित आलोपी दिन को नमस्कार करते हैं। और वहां पे जब न्याय का जो दरबार है वहां देखा जाता है कि जो कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि पंडित आलोपी दिन है वो शुरू से ही ऐसे काम कर रहे थे जिनके कारण सभी लोग उन्हीं के तरफ से जो केस लड़ते हैं। और यहाँ तक कि जैसे इसमें देखिए डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा कि पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है और वे एक बड़े भारी आदमी हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो नमक के दारोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि बड़े खेद की बात यह है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। और वे अपनी खुशी भी जता रहे हैं मुंशी बंसीधर के लिए कि वे अपने काम के प्रति सजग और सचेत रहते हैं। और नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो न्यायालय का दरबार है वहां पे क्या हुआ कि जो व्यक्ति धनाभिमानी है जिन्होंने गलत कार्य किया था, तो जो न्याय पक्ष है वो उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। किसका? जो धन का लोभी है और जिन्होंने गलत काम किया, लेकिन जिसने ईमानदारी से काम किया, सच्चाई, अपनी कर्तव्य परायणता दिखाया, कर्तव्य निष्ठ, अपने काम के प्रति जो सजग और सचेत थे, जिन्होंने अपनी विवेक बुद्धि से एक बहुत ही प्रतिष्ठित और जो शुरू से गलत कार्य कर रहे थे उसको न्यायालय के दरबार तक पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पंडित आलोपी दिन को कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि न्यायालय के सभी लोग उसके धन के आगे झुके हुए थे, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। और मुंशीधर ऐसा होते देख के वे शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी से जो कार्य पे आसीन थे उनका कार्य यहाँ पे कोई काम नहीं आता है। कुछ समय के बाद मुंशी बंसीधर को अपने पद से हटना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो ईमानदार अपने काम के प्रति सजग मुंशी बंसीधर है उन्हें इस कारण अपने कार्य या अपने पद से हटना पड़ा, लेकिन पंडित आलोपी दिन वे बर्खास्त मतलब उन्हें न्यायालय से छुटकारा मिल गया। तो यहाँ पे जो ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंसीधर को खरीदने में असफल पंडित आलोपी दिन अपने धन बल से उन्हें नौकरी से हटवा तो देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के सामने वो भी झुक जाते हैं। और क्या करते हैं? वे सत्य उन्हें न केवल झुकने अपितु जो सरकारी महकमे से बर्खास्त बंसीधर को प्रायश्चित के स्वरूप ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए वो उनके घर में आते हैं और कहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि तुम मेरी सारी जो जायदाद है उसका स्थायी मैनेजर मैं तुमको नियुक्त करना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में आज तक तुम जैसा ईमानदार कर्मयोगी अपने काम के प्रति सजग व्यक्ति मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं शुरू से ही अपने धन के अभिमान में ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो अपने घुटने
टेक दिए। इसलिए मुझे बहुत समय के बाद एक सच्चा और एक कर्मयोगी इंसान मिला है। इसलिए मैं जो आपसे विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, उस निवेदन को स्वीकार करो। और अंत में उसे ये कहता है कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमौरत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। ऐसा सुनते ही बंसीधर की जो आंखें हैं वो डगमगा जाती है। उसके बाद एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से बंसीधर देखते हैं और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं और आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। इस तरह से यहाँ पे ये कहा गया है कि मुंशी बंसीधर ने भी एक चीज यहाँ पे देखा पंडित आलोपी दिन के लिए, कि वो व्यक्ति तो गलत, मतलब व्यक्ति गलत है, उनमें बुरे गुण थे, लेकिन बाद में उन्हें उस चीज का प्रायश्चित होता है। तो इस कहानी में यहाँ पे ये है कि कहानी की इसमें सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि यथार्थवाद से निराशा स्वरूप मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ ना जाए और चारों ओर बुराई ही हमें नजर ना आए, इसलिए कहानी का जो अंत है वो सच्चाई की जीत के साथ होता है। तो इस तरह से यह मुंशी प्रेमचंद्र जी की नमक का दारोगा ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें यही दिखाया है कि धन पर धर्म की जीत को बताया है। यहाँ पे धन को बुराई से माना है और धर्म को अच्छाई से। मतलब हमेशा आपने सुना है ना कि अच्छाई और बुराई में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, बुराई कितना ही बलवान क्यों ना हो। जैसे यहाँ आपने देखा कि पंडित आलोपी दीन जो है वो धन के अभिमानी थे, उन्होंने अपने धन को ज्यादा ऊंचा समझकर सभी कर्मचारी या सभी लोगों को खरीद के रखा हुआ था, लेकिन वे बंसीधर के सामने झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बंसीधर एक सच्चा इंसान रहता है, उसके कर्तव्यों के आगे वे झुक जाते हैं और अंत में अपने प्रायश्चित भी वो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अंत में सत्य की जीत को ही दिखाया है। तो ये रहा आपका ये कहानी। इस कहानी को एक बार आप बहुत ही अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझे होंगे तो इसका जो प्रश्न अभ्यास है अच्छे से आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसमें देखिए सर्वाधिक प्रभावित करने वाला सिर्फ एक ही पात्र है, वह है पंडित आलोपी दीन। और दोनों पात्र हैं इसमें, पंडित आलोपी दीन भी है और दारोगा बंसीधर, क्योंकि इसमें दोनों में अलग अलग गुण हैं। जैसे कि बंसीधर के बारे में ले ले, वे अपने कर्तव्य परायणता से हमें अधिक रूप से प्रभावित करते हैं, और जो दूसरा पात्र है वो तो प्रभावित नहीं करता, लेकिन वो अंत में जो अपने पाप का प्रायश्चित करता है वो इसमें उसका गुण जो है अच्छा लगा है, सिर्फ एक ही गुण, लेकिन उसमें तो पूरे बुराई वाले ही गुण थे। तो इसमें जो सबसे अधिक प्रभावित करता है उसमें सिर्फ आप एक ही का नाम लिखेंगे, पंडित जो दारोगा है वो बंसीधर, दारोगा बंसीधर के बारे में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसके पिता भी कर्ज से डूबे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उनमें कर्तव्य परायणता या कर्तव्य निष्ठा इतनी कूट कूट की भरी थी कि वे अपने पद के लिए उसमें कोई गर्व नहीं था और ना ही वो अपनी ऊपरी आय पे ध्यान देते थे। फिर है दूसरा क्वेश्चन, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे, पहला है धनाभिमानी और दूसरा कर्तव्य परायणता जैसे श्रेष्ठ गुणों के कायल। धनाभिमानी तो वे थे ही, लेकिन अंत में उनके बारे में एक चीज बहुत अच्छा गुण जो उसमें दिखाया है कि वे बंसीधर के अच्छे गुणों के कायल हो जाते हैं। उनमें जो ईमानदारी और सच्चाई देखते हैं उसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और वे उसकी ईमानदारी और अच्छाई को देखते ही अपनी सारी जायदाद का मैनेजर उनको नियुक्त कर देते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ समाज की किस सच्चाई को उजागर करते, इसमें दिया है वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़। तो वृद्ध मुंशी कौन थे? वे मुंशी बंसीधर के पिता थे। जैसे मैंने कहानी में ही आपको बताया है कि उनके पिता जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सोच के थे और वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऊपरी आय के प्रबल समर्थक थे। इसलिए जब उनका लड़का नौकरी पे जाता है तो उसे अच्छे आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन साथ साथ उसे क्या कहने के लिए कहते हैं कि तुम अपनी ऊपरी आय पे ध्यान देना, इस तरह से उनसे कहते हैं। दूसरा है यहाँ वकील का आपने देखा न्यायालय में वकीलों की क्या हालत थी कि जो समाज है उसमें
हमेशा स्वार्थपरायणता का ही प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। जीत उनकी व्यावसायिक सफलता में सतत वृद्धि के लिए लोगों को उनकी ओर आकृष्ट करने के लिए पुनर्मन समान होती है कि वे सत्य असत्य सही गलत झूठ फरेब इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वे सिर्फ अपने ही स्वार्थ सिद्धि अपने ही लालच के लिए सामने वाले को खरीद लेते हैं और उन्हीं के पक्ष में लड़ते हैं। जैसे आपने कहानी में देखा कि पंडित आलोपीदीन धन के धनी थे, इसलिए जो न्यायालय के दरबार में उन्हीं के पक्ष से केस लड़ा जाता है और अंत में उन्हीं को जिताया जाता है। मतलब जो बेईमान है, जो झूठा है, उनकी इसमें जीत होती है। फिर तीसरा है शहर की भीड़। तो शहर की भीड़ के बारे में इसमें यह है कि जब पंडित आलोपीदीन को बंशीधर गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको न्यायालय ले जाते हैं, तो सभी लोग देखते हैं कि अरे पंडित आलोपीदीन को पहली बार मतलब किसी ने गिरफ्तार किया है और सबकी जो नजरें हैं पंडित आलोपीदीन की तरफ रहती है। इस पार्ट से हमेशा दो ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहला मुंशी बंशीधर की चारित्रिक विशेषताएं, तो दूसरा पंडित आलोपीदीन की चारित्रिक विशेषताएं। तो इन दो पात्र के चारित्रिक विशेषताओं को हमेशा आप ध्यान में रखिए क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से नमक का दारोगा कहानी का सार और प्रश्न अभ्यास पूरा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एवं अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।